बेटे तुम मान जाओ, यहाँ घटक दल की तरह बात नहीं हो रही है, तुम्हारा भविष्य भी इसी में सुरक्षित है। जिस तरीके से चिराग पासवान कहते कि मैं हनुमान हूँ पीएम मोदी का, उसी तरीके से इनके भी कई हनुमान है, हनुमान सुग्रीव तमाम फैले हुए हैं। चिराग पासवान को लगता है कि भिन्न सिचुएशन हो जाए, बीजेपी भी नाराज ना हो और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी नाराज ना हो, तो बीच का रास्ता कैसे निकले। तो बीच के रास्ते पर अभी चर्चा हो रही है कि आप 121 सीटों पर लड़ लीजिए, हम 122 सीट पर लड़ लेते हैं और 121 सीट में आप केवल चिराग पासवान को संतुष्ट कर लीजिए अपने कोटे से। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान 35 सीटों पर अड़े हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चिराग पासवान को मनाने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिससे चिराग पासवान 22 से 24 सीटों पर मान जाए, लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान मानेंगे? पिछले 24 घंटे में नित्यानंद राय 4 बार चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे डॉक्टर सुरजीत सिंह भी, हम उन्हें भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सुरजीत जी, जिस तरीके से आप पिछले 24 घंटे की गतिविधि देखें बिहार चुनाव में, तो चिराग पासवान अड़े हुए हैं 35 सीटों को लेकर और नित्यानंद राय इन 24 घंटों में 4 बार उनसे मुलाकात करने चले जाते हैं। ये कितना बड़ा मैसेज, और चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अड़े हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, मैसेज की बात अगर हम करें तो पहला तो मैसेज देखिए, नित्यानंद राय उनके घर पे जाते हैं और जाकर के पहली मुलाकात सोचिए किनसे करते हैं, पहली मुलाकात उनकी माता जी से करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई कि माता जी को मना लेते हैं, बेटे जी मान जाएंगे। नित्यानंद राय जी के पारिवारिक संबंध है, रामविलास पासवान जी के टाइम से संबंध है और अपने उन्हीं संबंधों का हवाला दे रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि चिराग पासवान मान जाए। वो जिस तरीके से सीटों पर अड़े हुए थे कि 40 सीट चाहिए, 42 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए, और अब बीजेपी ये चाहती है कि वो करीब 25 सीटों पर मान जाए। तो ऐसी स्थिति में मनाने की जो जिम्मेदारी है वो पहले धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर जाते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया, अमित शाह को भी समझ में आया, जेपी नड्डा जी को भी समझ में आया कि भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको मनाने के लिए बिहारी कार्ड खेलना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो उनके परिवार तक पहुंच रखता हो, जिनका जो सामंजस्य है वो रामविलास पासवान जी के टाइम से बढ़िया रहा हो, जिनको पिता तुल्य मानते हों चिराग पासवान, या ये यूँ कहें कि चाचा जी मानते हों। तो नित्यानंद राय अभी लगभग उसी भूमिका में है कि भाई बेटे तुम मान जाओ, यहाँ घटक दल की तरह बात नहीं हो रही है, तुम्हारा भविष्य भी इसी में सुरक्षित है कि तुम मान जाओ। बीजेपी अगर आग्रह कर रही है तो मान जाओ। हालांकि ये अलग बात है कि आखिरी कार्ड जो है वो पीएम मोदी को खेलना है। बिल्कुल, और चिराग पासवान कह भी रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां पर हैं वहां मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें और एक मैसेज देना चाह रहे हैं ऊपर तक। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि पूर्व के दिनों में भी आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी में तनातनी हुई थी सीटों को लेकर पूर्व के चुनावों में, तब भी नित्यानंद राय को ही आगे किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान अभी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनको कमान दिया गया, उनसे नहीं हो पाया। फिर नित्यानंद राय को शामिल किया जाता है उस चर्चा में। तो कहीं ना कहीं क्या नित्यानंद सफल हो पाएंगे? क्योंकि आप कल्पना कीजिए, नित्यानंद राय जा रहे हैं चौथी बार मुलाकात करने, ये कोई छोटा संदेश नहीं है। हाँ देखिए, वो मुलाकात लगातार कर रहे हैं, लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार लगता है कि चिराग पासवान मान गए, लेकिन फिर अगले ही घंटे चिराग पासवान को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों पर, देखिए चिराग पासवान को मनाना मुश्किल नहीं है, वो मान जाएंगे, लेकिन मुश्किल चिराग पासवान के सामने ये है कि वो तो मान गए, लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके नेता हैं, जिनको वो आश्वासन देते रहे बार बार कि भाई आपको हम चुनाव लड़वाएंगे, उनको मनाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि चिराग पासवान जब इमरजेंसी में मीटिंग बुलाते हैं, पटना में बैठक होती है, जो अरुण भारती हैं, चाहे राजू तिवारी की बात कर लें, जो अरुण भारती जिनको चुनाव प्रभारी बना दिया गया है, राजू तिवारी जो इनके अध्यक्ष हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं, उनको सह प्रभारी बना दिया गया। तो उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई जो ये सांसद हैं हमारे, जो 5 जगहों पर सांसद, अरुण भारती खुद जमुई से सांसद हैं, तो ये जिम्मेदारी थी कि सांसद अपने साथ, जो वहाँ पर जो लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुआ था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस विश्वास पर इनके लिए जी जान लड़ा दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट मिल जाएगी यहाँ से। तो अब उन सांसदों
को ये मनाया जा रहा है कि आप अपने उन सहयोगियों को मनाइए जो महत्वाकांक्षी हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आधार वही ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं। वही ज़मीनी कार्यकर्ता आपको सीट ला करके देते हैं। ये जो 5 लोकसभा सीटें जीत कर आए हैं चिराग पासवान, उसके पीछे उन्हीं ज़मीनी कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है। तो ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं को कहें या सहयोगियों को कहें, उनको दरकिनार कर देना, उनको नज़रअंदाज कर देना, चिराग पासवान नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वही जमीनी कार्यकर्ता फिर से विधानसभा चुनाव में उनके लिए संकट मोचन बनने वाले हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान कहते हैं कि मैं हनुमान हूं पीएम मोदी का, उसी तरीके से इनके भी कई हनुमान है, हनुमान सुग्रीव तमाम फैले हुए हैं जो इनको ला करके सीट देंगे। तो चिराग पासवान को लगता है कि विन विन सिचुएशन हो जाए, बीजेपी भी नाराज ना हो और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी नाराज ना हो, तो बीच का रास्ता कैसे निकले। तो बीच के रास्ते पर अभी चर्चा हो रही है। नित्यानंद राय अगर आते हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, तो वो अब इस पे बात नहीं कर रहे कि आपको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान सबसे कह रहे हैं कि भैया देखिए, इस सीट पर ये लोग हमारे साथ हैं, इस सीट पे ये हैं हमारे साथ, यहाँ पर हमारा जातीय समीकरण मजबूत है, तो यहाँ पर मुझे सीट चाहिए। अब बोले चलिए आप हमें सीट नहीं देते तो हम उनको मनाएं कैसे? उनको हम क्या कह करके मना दें? क्या उनको विधान परिषद का वो दे दें, बैलून पकड़ा दें, या फिर उनको किसी समिति का अध्यक्ष बनाने का झुनझुना पकड़ा दें? आप मुझे क्या देंगे चुनाव के बाद जिसको कह करके हम इन सहयोगियों को मना सकते हैं? तो बात इस पर हो रही है अभी। बिल्कुल, क्योंकि अभी खबरें भी आई कि सूत्रों की अगर माने कि 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रहा है, और वही एक मामला है कि उस पर समझौता नहीं बन पा रहा है। तो आखिर क्या समझौता हो? क्योंकि एक मैं ये चीज भी जानना चाहूंगा। दूसरी चीज ये कि ये जो अरुण भारती को लेकर एक खबरें सामने आ रही हैं कि डिप्टी सीएम का पद वो मांग रहे हैं अरुण भारती के लिए, कि ये पूरा मामला क्या है? देखिए, अरुण भारती इनके बहनोई हैं, जमुई से सांसद हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो फिर से इलेक्शन विधानसभा का भी लड़ लें। हालांकि उनके लिए सांसद का मोह छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इस शर्त पर आ सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे दी जाए। अब चिराग पासवान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बीजेपी जो कह रही है वो हम मान लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम का एक पोस्ट हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो पहले नंबर की पार्टी जो जेडीयू है, उसको आप पहले नंबर की पार्टी किस नाते से? सीट के नाते से नहीं, बल्कि नाते से इसलिए क्योंकि उनका सीएम बन रहा है। यानी नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं एक पार्टी से, दूसरी पार्टी यानी बीजेपी का ले लें तो यहाँ से एक डिप्टी सीएम बनेगा, तो तीसरी पार्टी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो हमें भी आप डिप्टी सीएम का पोस्ट दीजिए। अगर आप हमें 40 सीटों पर नहीं लड़वा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें 40 सीटों पर आप लड़वाते हैं तो हम कम से कम आपको 30 से 32 सीटें जीत करके देंगे। दावा तो यहाँ तक कर रहे हैं चिराग पासवान कि हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे। लेकिन राजनीति में दावे से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि ज़मीनी हकीकत भी देखनी होती है। धरातल पर किस तरीके से जनाधार जुट रहा है, किस तरीके से वोट बैंक जुट रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है, और साथ ही उसका नेतृत्व किस तरीके से पूरे चुनावी गणित को जो है, उसका जो ताना बाना है, उसको किस तरीके से अपने फेवर में ला रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो सब कुछ दावे पर टिका नहीं है, ये बीजेपी भी समझा रही है चिराग पासवान को, ये जेडीयू भी समझा रही है। हालांकि जेडीयू से थोड़े तल्ख रिश्ते हैं, और 2020 की जो घटनाएं हैं, जो 2020 का घटनाक्रम है, उसको अगर याद करते हैं नीतीश कुमार तो एक कड़वाहट सी आ जाती है। और हाँ। अभी बिल्कुल, मतलब आप इस परिदृश्य को देखिएगा, और अगर कोई इस परिदृश्य को समझे तो कहीं ना कहीं इससे अब जेडीयू किनारा करते हुए नजर आ रही है। जो सीट बंटवारे को लेकर समझौता है, अब एक तरीके से जेडीयू ने कह दिया कि आप संभालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है चिराग पासवान, हमें 102 सीटें चाहिए, हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, आप कैसे कितनी सीटें दे रहे वो आप जानिए। देखिए, पिछले दिनों क्या हुआ था कि अमित शाह जब यहाँ पर आए, पटना आते हैं वो, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सांसदों और जो तमाम कोर ग्रुप है उनसे वो बाद में बैठ के बात करते हैं। पहले वो नीतीश कुमार के साथ बात करते हैं, नीतीश कुमार के साथ बात करते हैं, और बात इस पे होती है कि क्या हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। तो उस वक्त बीच का रास्ता ये निकला, क्योंकि अमित शाह जाहिर सी बात है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान उस समय भी उनके साथ खड़े थे जब वो बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति थी, जब पशुपति पारस को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया, जब 5 सांसद लेकर के पशुपति पारस तोड़ देते हैं एलजेपी को, और पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्री बना दिया जाता है। उस वक्त हाशिए पर थे चिराग पासवान, ना इनके पास कोई मंत्रालय था और ना ही उनके पास कोई पार्टी बची थी, ना ही परिवार बचा था, वो बिखराव आ गया था। इसके बावजूद चिराग पासवान हमेशा ही पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए,
उस वक्त भी ये दावा करते रहे कि मैं हनुमान हूं। उन्होंने कोई विपरीत परिस्थितियों में भी कोई विपरीत बयान नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जब वापस अमित शाह यहाँ पर आते हैं तो अमित शाह को ये बात पता थी कि भाई इनके साथ तो अत्याचार हुआ और राजनीतिक मजबूरी थी, इसलिए इनको हाशिए पर भी रखा गया। लेकिन अब जो है इनको इनका वाजिब हक मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार से वो मिलते हैं और इनके फेवर में बात करते हैं, चिराग पासवान के फेवर में बात करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाने की बात होती है। नीतीश कुमार भी एक एक्सटेंड तक मानते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है, लगता है कि चलो सहमति बन गई है, फिर चिराग पासवान कोई नई शर्त ला देते हैं और उस शर्त के बाद में फिर नीतीश कुमार भी अलग हो जाते हैं। नीतीश कुमार कह देते हैं कि भैया ठीक है, मैं अपनी सीटों से समझौता नहीं करूंगा, अपनी सीटों से समझौता नहीं करूंगा। और इसका मतलब ये था कि सीटों से समझौता नहीं करने के पीछे था कि अगर समझौता करे तो बीजेपी समझौता करे, अगर कम सीटों पर लड़ना है, अगर ज्यादा सीट चिराग पासवान को दी जा रही है तो उस सीट का खामियाजा जेडीयू नहीं भुगतेगी। उसके बाद जेडीयू ने एक फॉर्मूला दे दिया कि ठीक है, आपको चाहे जितनी सीट देनी हो चिराग पासवान को आप दे दीजिए। हम लोग पिछले चुनाव में जिस तरीके से आए थे उस तरीके से हम कर लेते हैं कि आप 121 सीटों पर लड़ लीजिए, हम 122 सीट पर लड़ लेते हैं और 121 सीट में आप केवल चिराग पासवान को संतुष्ट कर लीजिए अपने कोटे से, और मैं अपने 122 सीटों में से जीतन राम मांझी को और कुशवाहा को भी संतुष्ट कर लूंगा। और ये जाहिर सी बात है, आपको भी, हाँ, वो दोनों सहमत हो जाएंगे और कम सीटों पर सहमत हो जाएंगे। मतलब जीतन राम मांझी को अगर आप 8 से 9 सीटें ऑफर कर देंगे वो संतुष्ट हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को आप 5 से 7 सीटें दे देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 15 सीट के अंदर में दोनों पार्टी संतुष्ट होती नजर आती है। अब 122 में से 15 को कम कर लीजिए तो ये जो आंकड़ा आता है वो आ जाता है, कितना आ जाता है, 107। ठीक है, अब 107 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही होगी, जबकि पहले वो बात कर रही थी 102 सीटों की। यानी उसको फायदा है, 5 सीटों का फायदा है, 107 सीटों पर जेडीयू लड़ती हुई नजर आएगी। अब इधर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, जिनके पास 121 सीट है। अगर वो किसी तरीके से मना ले, जो कि अभी मानती हुई नजर आ रही है एलजेपी, तो अगर चिराग पासवान मान भी जाते हैं कि चलो मैं केवल 25 सीट पे ही मान जाता हूं, 40 सीट की तो बात छोड़िए, 25 सीट पर भी अगर मान जाते हैं तो सोचिए कि इनको 96 सीट मिलेगी, बीजेपी को 96 सीटें और उधर 107, यानी कि 11 सीटों का फर्क आ जाता है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। जबकि रस्साकसी यहाँ पर 1 सीट की चल रही है कि भाई कोई कौन बड़ा भाई होगा कौन छोटा भाई होगा, केवल 1 सीट से ही निर्धारित होगी। लेकिन अगर जेडीयू के फॉर्मूले को मान लिया जाए तो यहाँ 10-11 सीटों का फर्क आता है और ये बड़ा फर्क है, क्योंकि भले नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है केवल 43 सीट लेकर के और उनके मुकाबले 74 सीट बीजेपी के पास होती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी सत्ता की लड़ाई है। पहले तो लड़ाई महागठबंधन से और दूसरी लड़ाई आपस की है। अभी सीट शेयरिंग पर लड़ाई हो रही है। जब ये लोग जीत करके आ जाएंगे तब तो मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए अभी नो डाउट ये कह दिया गया है कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन ये बीजेपी भी जानती है। नेता किसी भी सार्वजनिक मंच से नहीं कह रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ, मतलब किसी भी मंच से नहीं कह रहे हैं। वही हाल हो गया जो राहुल गांधी से हुआ। जब वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी से पूछा गया कि तेजस्वी यादव, नहीं पहले तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा तो मैं पीएम के रूप में तो राहुल गांधी को ही देखता हूँ अगला पीएम के रूप में। लेकिन वही तेजस्वी राहुल गांधी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने उस चीज से किनारा कर लिया। तो कमोबेश वही स्थितियां यहाँ भी दिख रही है। जितने छोटे नेता है वो भले नीतीश कुमार का नाम ले ले, आला कमान नहीं नाम ले रहा। देखिए, आला कमान भी ऐसा नहीं कि आला कमान नाम नहीं ले रहा है, आला कमान भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारी तरफ से सीएम फेस हैं, ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहे हैं। लेकिन उनको ये बात पता है कि नीतीश कुमार लंबी रेस के घोड़े अब नहीं है। वो उनके चेहरे पे हम लड़ रहे हैं, सीएम फेस पे नहीं लड़ रहे। हाँ, अब अभी देखिए, जैसे बीजेपी को पता है कि इनकी उम्र 75 साल के आसपास हो चुकी है और अगला 5 साल ये मुख्यमंत्री के तौर पर निकाल जाएं, ये हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के आरोप लग रहे हैं और ये वाजिब सी बात है। 75 साल की उम्र में आ जाने के बाद मानसिक स्थिति थोड़ी सी हिलती है, शारीरिक स्थिति हिलती है, तो ये मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही संगठित है एनडीए फिलहाल, है ना। तो राजनीतिक धरातल अब नए सिरे से गढ़ने के लिए बीजेपी को भी समय चाहिए।
और नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन ये भी लगभग तय सी बात मानी जा रही है कि ये 1-2 साल से ज़्यादा ये मुख्यमंत्री पद पे स्वयं नहीं रहेंगे, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे और हो सकता है कि इनको कहीं के राज्यपाल के तौर पर नामित कर दिया जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर भी देखा जा सकता है, केंद्र में कोई भूमिका दी जा सकती है। यानी सम्मानजनक तरीके से इनकी विदाई की प्लानिंग करना चाहती है बीजेपी, ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार को हाशिए पर ये धकेल देते हैं तो उन्हीं की बैसाखी से ये केंद्र में सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल, है ना। और इन्हीं की बैसाखी पर इस बार बिहार में फिर से सत्ता में आने का सपना भी देख रही है बीजेपी, तो इनको हाशिए पर नहीं धकेल सकती। ये जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को बड़े सम्मानजनक तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका में देकर के उनको साइड किया गया, उस तरह की स्थिति फिलहाल नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि इनको सत्ता में आना है, साथ ही सत्ता में आने के लिए जो तमाम घटक दल हैं उनको साथ लेकर के चलना है। और दूसरा, बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसी करिश्माई छवि नहीं है जिसको आगे करके सीएम फेस बना करके ये चुनाव लड़े और जीत जाए। तो ये तमाम विडंबनाएं कह लीजिए, मजबूरियां कह लीजिए, ये तमाम चीजें बीजेपी के साथ है और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार फेस बने रहें, लेकिन पीछे से ये भी चाहती है कि चिराग पासवान मान जाए, कम सीटों पर मान जाए, ताकि इनके पास ज़्यादा सीटें हों, बाद में मोलभाव कर सकें। लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू को ये भी लगता है कि अगर ज़्यादा सीटों पर चिराग पासवान लड़ गए और बीजेपी लड़ गई और इन्होंने बढ़िया सीट हासिल कर ली, चिराग पासवान ने, बीजेपी ने अच्छी सीट हासिल कर ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सहयोग के बिना ही ये सरकार बनाते हुए नजर आ जाए, है ना। और बाद में हो सकता है कि इनकी ये भी मजबूरी ना हो कि नीतीश कुमार को सीएम बना ही दें, बाद में हो सकता है कि मूलभाव शुरू हो जाए, सीएम बना भी दें तो हो सकता है कि नहीं, गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। जबकि आज तक चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन हो या फिर एनडीए के साथ, गृह मंत्रालय कभी नहीं दिया नीतीश कुमार ने इन लोगों को। हाँ, तो यही बात है कि हमेशा जो पावर सेंटर है वो बनने की ख्वाहिश सबको होती है, वो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे इधर से बीजेपी हो। तो बीजेपी यही चाहती है लगातार कि हम घटक दलों को कम सीटों पर संतुष्ट कर लें, और जेडीयू ने इस बार बढ़िया पत्ता खेल दिया है कि हम अपनी सीट तो इंटैक्ट रखेंगे, यानी 102 101 सीट तो हमारे पास रहेगी ही। अब घटक दलों को कितनी सीटें मिलनी चाहिए इसका फैसला बीजेपी करे, हम फैसला नहीं करेंगे। निश्चिंत होकर के कोठरी में बैठ चुके हैं ये लोग, जेडीयू के नेता, कि हम इस पर कोई भी बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका साफ साफ यही कहना है जेडीयू का, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता हो, चाहे ललन सिंह की बात कर लें, क्योंकि पिछले दिनों जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से लौटे थे तो ललन सिंह भी साथ में गए थे चिराग पासवान को मनाने के लिए, और वहाँ पर जाके मंगल पांडे भी मिलते हैं, वहाँ पर तमाम जो दूसरे भी नेता लोग होते हैं, वो संजय झा भी जाते हैं जो इनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि जेडीयू इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती, उसको पता है कि चिराग पासवान अटकाएंगे रोड़ा। और शायद ये अंदर की बात मैं आपको बताऊं कि शायद ये जीतन राम मांझी का जो अभी इस बार रुख देखा जा रहा है, वो हाँ, जीतन राम मांझी का रुख देखा जा रहा है कि मुझे भी कम से कम 15 सीट चाहिए, कम से कम 15 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें 24 सीट चाहिए कम से कम। तो ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स शायद जेडीयू के इशारे पर ही हो रहा है कि अगर चिराग पासवान मांग सकते हो तो तुम लोग भी मांगो, और तुम लोग जब मांग लोगे तो हो सकता है कि तुमको मैं अपने साथ ले लूं, यानी कि तुम लोग 24 और 15 को जोड़ लें तो ये 39 सीटें हो रही है। तो 39 सीट पे तुम डिमांड कर रहे हो और वही 40 सीट पे डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान। तो जेडीयू बीच का रास्ता निकाले कि ठीक है, 40 सीट वाले घटक दलों को मैं ले लेता हूं और 40 सीट की घटक दलों वाले को बीजेपी ले ले अपने कोटा में, दोनों कर लेंगे। और नीतीश कुमार को भी पता है कि 39 सीटों की बात कर रहे हैं, इसको घटा करके वो कब 15 कर देंगे, ये उनके हाथ में नीतीश कुमार के। लेकिन चिराग पासवान को 40 से 15 करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल 25 तक आ जाए यही बड़ी बात है। 25 तक की बात ही तो चल रही थी, तब प्रशांत किशोर वाला मामला सामने आ गया। हाँ, तो 15 सीटों पर तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और पिछले दिनों कई बार ये बात निकल करके आई कि भाई जनसुराज पार्टी के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। हालांकि जनसुराज पार्टी जो है बहुत ज्यादा भाव इनको दे नहीं रही है चिराग पासवान को, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपने अलग रौला में है ना। उनको लगता है कि अब जो है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जो दावा कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी, मतलब एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ जनसुराज पार्टी अकेली। तो उन्हें लगता है कि 50-75 सीट जीत करके हम आएंगे और हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि गलतफहमी भी है, अति आत्मविश्वास नहीं लग रहा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। हाँ ठीक है, वो है। और हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर भी मंजे हुए रणनीतिकार हैं,
राजनीतिकार नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, वो मंजे हुए रणनीतिकार हैं। तो उनको भी ये पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दबाव बनाने में क्या जाता है, दबाव बना लो। और हाँ, एक अंतिम सवाल ये, फिर से चिराग पासवान पर आएंगे और हम हाँ। लोग इसका समापन करेंगे। हाँ। चिराग पासवान अड़े हुए हैं 35 सीटों पर, लेकिन जो चौथी बार नित्यानंद राय आते हैं वहां पर, उनसे मुलाकात होती है, तो घर से निकलते ही वो ये कहते हैं कि आप हम लोग के चेहरे पे मुस्कान देखकर समझ जाइए कि बातें सब कुछ सही है, बातें चल रही हैं। तो क्या लगता है अंत में आज शाम तक या कल आज देर शाम तक या कल सुबह तक क्या तस्वीरें आ सकती हैं? देखिए, नित्यानंद राय ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं उसको देकर के अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन मीडिया के सामने भाव कुछ अलग होता है। जब गाड़ी में बैठते हैं ना तो भाव बदल जाता है, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। उनको भी पता है अगर भाव वही था जो दिखाना चाह रहे थे तो इतने बार मोल भाव करने के लिए उनको नहीं आना पड़ता। चिराग पासवान 4 बार चिराग पासवान के पास जा रहे हैं और वो भी हवाला दे रहे हैं, बार बार उनके परिवार तक पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जा रहे हैं। तो अगर चेहरे के भाव को सच मान लिया जाता तो पहली मुलाकात के बाद ये मोल भाव करने की नौबत नहीं आती। तो जाहिर सी बात है अंदर ही अंदर चीजें बदल रही है, रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि भाई कुछ भी हो इसको खत्म कीजिए, चिराग पासवान जी मान जाइए और अपने लोगों को मनवा लीजिए। कुछ भी होगा बढ़िया, वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम अकेला छोड़ देंगे, इस बार साथ लेकर के चलेंगे। पिछली बार आप हनुमान बने तो इस बार हम आपके संकट मोचन बनेंगे, यही कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े। तो तमाम जो घमासान मचा हुआ है, चिराग पासवान अड़े हुए हैं 35 सीटों पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समझौता हो सकता है। हमारे साथ सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।